हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो को आप एक्सक्लूसिवली सबसे पहले गूगल क्लासरूम में देख रहे हैं और ये वीडियोस ग्रेड बी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल होंगे। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की और देखेंगे कि एक्स के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, तो इसे हम समझेंगे कुछ ग्राफ से और कुछ इकोनॉमिक एप्लीकेशन भी इसका समझेंगे। फिलहाल आप इन इक्वेशंस को देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो आपका y है वो यूटिलिटी है और ये x है जो कोई कमोडिटी है, मतलब कि कोई x कमोडिटी कंज्यूम करके y यूटिलिटी कोई कंज्यूमर पाता है। इसी तरह इस इक्वेशन में भी यही है और इस इक्वेशन में भी यही केस है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि y आउटपुट है और x कोई इनपुट है जिसको एम्प्लॉय करके कुछ प्रोड्यूस करता है कोई प्रोड्यूसर। तो आप दोनों ही केस ले सकते हैं। आप किसी एक को अपने माइंड में रखें और इसको समझने का कोशिश करें। तो अब देखिए इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे पहले तो आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है, इतना ये ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसा बनेगा ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम जो कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं उसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह आप दूसरे इक्वेशन को देखें। जैसे आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें ये कुछ ऐसा बनेगा। ये सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि इसमें दो बम्प होंगे। आप मैंने पहले वाले में देखा कि उसमें कोई एक बम्प था, इसमें दो बम्प होंगे, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। या फिर ये ऊपर हो सकता है, सॉरी ये वाला हिस्सा आपका ऊपर हो सकता है और ये नीचे हो सकता है। यानी किसी तरह एक ऊपर या एक नीचे दो बम्प आपको क्यूबिक फंक्शन में मिलेंगे। इसी तरह अगर आप अगले इक्वेशन को देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे बम्प होंगे। तो हमारे लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझना क्यों जरूरी है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स का कोई वैल्यू दिया हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका एक्स है, ठीक, और ये आपका वाई है। ठीक, और यहाँ आप एक्स की कुछ वैल्यू ले लें। यहाँ आप ले लें 1, यहाँ आप ले लें 2, इसी तरह आप 3, 4, 5, 6 भी ले सकते हैं। तो इस तरह ले लिया मैंने और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि अगर कंज्यूमर कोई कंज्यूमर है वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है अभी, तो क्या उसे और कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए? जैसे कि वो 2 और एप्पल खा रहा है, तो क्या उसे और एप्पल खाना चाहिए? तो आप देखेंगे कि ये 2 यहाँ है, ठीक, और वो उसको इतना यूटिलिटी मिल रहा है। तो अगर वो 2 से थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, इधर ये 2 जाएगा और इधर ये यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि अगर कंज्यूमर 3 एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो क्या उसे और एप्पल कंज्यूम करना चाहिए? मतलब इसको ये और इधर आएगा और कंज्यूम करने के लिए, तो क्या होगा? इसकी यूटिलिटी यहाँ से बढ़ेगी नहीं, यहाँ से घट जाएगी। ठीक, तो आप कहेंगे कि नहीं उसे तो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। खैर ये ग्राफ था। इस ग्राफ को देखकर आपने आसानी से बता दिया कि कंज्यूमर को कोई कमोडिटी कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। या फिर आप एक प्रोड्यूसर को बताइएगा कि अगर ये कोई इनपुट है, एक्स लेबर है, तो उसे और लेबर एम्प्लॉय करना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन का
आंसर दे पाएंगे अगर आप ये इक्वेशन देखकर बता दें कि ये जो 3 है वो ग्राफ के किस पोजीशन पे है। अगर यहाँ होगा ये, अगर 2 जो है अगर ग्राफ के इस पोजीशन को दिखाता है तो आप बोल देंगे कि हाँ आप और कंज्यूम कीजिए ताकि आपकी यूटिलिटी बढ़े, या फिर और इनपुट एम्प्लॉय कीजिए ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े। तो ये इसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन होता है। हमें ये सिर्फ इक्वेशन देखकर ही बताना है, ठीक। तो जब यहाँ पे होगा तो हम कहेंगे अगर x के 2 वैल्यू के लिए हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। और वहीं x के 3 वैल्यू के लिए क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक। क्योंकि ये राइट हैंड साइड जाने पे ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ जब वो 2 है x का वैल्यू तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो उसी चीज़ को हमें इक्वेशन से सोल्व करना है। तो चलिए हम इक्वेशन पे देखते हैं। जैसे कि ये सारे इक्वेशन दिए गए हैं और मैं यहाँ कोई एक एग्जांपल लूँगा। जैसे मैं लूँगा कि x = 4 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या फिर ये स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी का मतलब है कि अगर ये यहाँ पे हो, इस पोजीशन पे हो, इस पोजीशन पे हो तो वो इंक्रीज करेगा तो वो घटेगा और डिक्रीज करेगा तो भी वो घटेगा। यानी कि ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से ना उसको आगे बढ़ना चाहिए ना पीछे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सिर्फ आप इक्वेशन से ही सोल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आपको ग्राफ दिए भी नहीं होंगे। इक्वेशन से ही आपको बताना है कि किस स्टेज में है। तो चलिए उसे भी हम देखते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम x = 4 मानते हैं और ये हमारा पहला इक्वेशन है। हम 3 इक्वेशन देखेंगे। तो x = 4 के लिए हम ये जो इक्वेशन होगा या का जो ग्राफ बनेगा ये किस पोजीशन पे x होगा, वो इंक्रीजिंग पोजीशन पे होगा, डिक्रीजिंग पे होगा या कांस्टेंट पे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसका फर्स्ट डिराइवेटिव लेना होता है। अगर आपने डिराइवेटिव पढ़ा होगा तो आप इसे बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो डिराइवेटिव हम कैसे सोल्व करते हैं, तो डिराइवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे कुछ ऐसे लिखते हैं जैसे dy dx, यानी हम डिराइवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या होगा, डिराइवेटिव में क्या होता है कि ये 2 में 1 माइनस हो जाता है और ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा और x पे पावर हो जाएगा 1 और 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 2 में 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब आप इसका डिराइवेटिव करेंगे तो क्या होगा कि x पे पावर 1 है तो 1 में 1 जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ 14 बचेगा और 5 का डिराइवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डिराइवेटिव निकल गया। अब इस डिराइवेटिव निकालने के बाद हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि x = 4 के लिए हमारा फंक्शन कैसा होगा। तो हम x के जगह पे 4 रख देंगे। तो x के जगह पे 4 रखने से क्या होगा कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 सॉरी, और फिर माइनस 14 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 आया इसी से पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब ये जो 10 है ये 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा होने का मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। यदि यहाँ कोई वैल्यू 0 से कम होता यानी कि लेस देन 0 होता तब हम कहते कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन फिलहाल ये लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल कर आपको x की वैल्यू रखने पे अगर आपका वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि आपका जो x का वैल्यू है या x = 4 है वो
ग्राफ के किसी इंक्रीजिंग पोर्शन पे, यानी ये यहाँ हो सकता है या फिर ये यहाँ हो सकता है, ठीक, यानी किसी इंक्रीजिंग पोर्शन पे है, तो हम कहेंगे कि अभी आप और कंज्यूम कीजिए, कंज्यूमर को हम ये कहेंगे या फिर प्रोड्यूसर को हम ये कहेंगे कि आप और इनपुट इम्प्लॉय कीजिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वहीं अगर डिक्रीजिंग पे होता तो हम कहते कि नहीं, आपको इनपुट कम करना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इनपुट कम करने से भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उस समय, उस डिक्रीजिंग केस में। तो हम अगला एग्जांपल में चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन कैसा होता है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें x इज इक्वल टू 4 लेने पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डिराइवेटिव को कुछ ऐसे लिखेंगे, dy dx। अगर आपको डिराइवेटिव नहीं आता है तो हम मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डिराइवेटिव आता है, क्योंकि डिराइवेटिव एक अलग कोर्स हो गया, वो मैथमेटिक्स का कोर्स हो गया। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फिर भी आपको नहीं आता है तो मुझे आप बता दें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया हमारा कि अब डिराइवेटिव निकालना है, तो ये मैंने बताया था कि अब ये 3 में 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो 1 है जो नहीं लिखा जाता है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 3 और x पे पावर हो जाएगा 2, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो इसी तरह ये यहाँ में 2 में माइनस हो जाएगा 1, और ये 7 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 14x, क्योंकि x पे पावर 2 है, उसमें 1 माइनस होगा तो यहाँ 1 ही बचेगा जिसको लिखा नहीं जाता है। अब इसी तरह यहाँ 6x है, तो x पे पावर 1 है, तो 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ पे 0 पावर होने का मतलब वो 1 होता है, तो यहाँ आपका सिर्फ 6 होगा। तो इस तरह हमने फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल लिया। और एक बात और ध्यान रखें कि आप ये जो लिख रहे हैं, जैसे ये डिराइवेटिव को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसे ऐसे लिखे जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे, यानी यहाँ पर ये ले लिया सिंबल ये। तो ये अगर ऐसे दिया हुआ है y प्राइम करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है कि ये फर्स्ट डिराइवेटिव निकाला गया है। तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं हो, किताब में आपको y प्राइम का सिंबल दिया होगा, ये नहीं लिखा होगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये वाला दिखाई देता है। क्या जो भी हो, यहाँ हमने निकाल लिया। अब हम x के जगह पे 4 रखेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या वैल्यू निकल कर आता है, ठीक। तो हम इसे लिखते हैं, 4 सभी जगह पुट करते हैं। अब देख सकते हैं मैंने x की जगह सभी जगह 4 लगा दिया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो -2 होगा। तो -2 जो आप देख रहे हैं ये, तो -2 जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का मतलब कि ये जो x के वैल्यू 4 के लिए ये डिक्रीजिंग पोजीशन पे है, यानी कि उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप प्रोड्यूसर को बोलेंगे कि आप और इनपुट इम्प्लॉय ना करें, या फिर कंज्यूमर को बोलेंगे कि आप और कमोडिटी कंज्यूम ना करें, इंस्टेड आप इनपुट कम करें या फिर अपने कमोडिटी कंजम्पशन को कम करें। क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे हैं, जैसे मैं इसे दिखाता हूँ आपको, जब आप इस पोजीशन पे हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रोड्यूसर और इनपुट इम्प्लॉय कर रहा है, इधर जा रहा है और इसके इनपुट ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ से, तो इसके जो प्रोडक्शन है जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि और कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग स्टेज पे है। यानी अगर मैं मान लूँ कि x के लिए 4 है ये सिचुएशन, तो आप कहें कि नहीं, आपको कम करना चाहिए, ठीक। और कब तक कम करना चाहिए, जब तक ये यहाँ पर नहीं आ जाए, ठीक। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इसके लिए
ये इक्वेशन से ही हमें पता चल जाती है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमने फर्स्ट डिराइवेटिव निकाला और x का वो वैल्यू पुट किया जिसके लिए हम देखना चाहते हैं कि ग्राफ किस पोजीशन पे है, तो और उसे हमने फर्स्ट डिराइवेटिव में डाल के देख लिया कि हाँ ये लेस देन जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो है या फिर इज इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में ये लेस देन जीरो है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, एक्स के एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन जो है डिक्रीज। तो हम अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि x इज इक्वल टू 4 लेने पे हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का आता है। तो इस फंक्शन को देख सकते हैं, इसका मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया है कि इसमें 3 बम्प होंगे। फिलहाल हम देखते हैं। तो डिराइवेटिव का मैं वही सिंबल लेता हूँ जो मैंने आपको बताया कि y प्राइम। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मैं ले रहा हूँ ताकि ये आसान होगा। y प्राइम का मतलब हुआ कि मैं फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट डिराइवेटिव निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा और 4 में 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x टू द पावर 3। इसी तरह आप जब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा 6x³ का, तो आपको मिलेगा 6 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ 18 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ 18 हो जाएगा और x पे जो पावर है वो 2 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप इसका निकालेंगे 4x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा और x में का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये 13 है, इसका 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया और अब हम इस पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करता हूँ। इस तरह से मैंने सभी जगह x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे फिर यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व करें। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 0 आएगा, ये 0 आएगा। तो 0 0 के बराबर है। तो 0 आने का मतलब है फर्स्ट डिराइवेटिव में x की वैल्यू रखने पर 0 आने का मतलब है कि फंक्शन जो है वो स्टेशनरी है, ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 4 के लिए वो पार्टिकुलर दिया हुआ फंक्शन इस स्टेज पे है, या तो फिर ये यहाँ है, यहाँ हो सकता है, या फिर ये यहाँ हो सकता है, सॉरी, फिर ये यहाँ हो सकता है, या फिर ये यहाँ हो सकता है। क्योंकि आप इस सिचुएशन में आप ये भी नहीं बोलेंगे कि प्रोड्यूसर को कि आप इनपुट बढ़ाइए आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और घटाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे आप इक्विलिब्रियम पे हैं। यहाँ पे भी अगर कोस्ट की बात है, अगर ये कोस्ट है और ये इनपुट है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अगर आप इनपुट बढ़ाइएगा तो आपका कोस्ट बढ़ेगा और इनपुट घटाइएगा तो भी आपका पर यूनिट कोस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर या आप किसी कंज्यूमर की बात कीजिए, मान लीजिए ये कंज्यूमर के लिए है, तो आप वहीं कहेंगे कि आप और ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कीजिएगा तो आपका यूटिलिटी घटेगा, या फिर आप कम भी कीजिएगा तो भी आपको यूटिलिटी घटेगा, आप अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे हैं। तो ये कंक्लूजन आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है जानना। तो ठीक है, तो ये हमने तीनों एग्जाम्पल में देख लिया कि कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट हो सकता है। तो इसको एक कंक्लूजन में मैं एक बता देता हूँ जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसे ध्यान रखें। हो सकता है कि 1 नंबर क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाए। फिलहाल मैं इन ग्राफ को हटा देता हूँ। यदि कोई फंक्शन ऐसे हो तो आप क्या कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फिर से मैंने मिटा दिया था, ये x की वैल्यू बढ़ाएंगे और ये y है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। जैसे अगर x यहाँ है और आप x बढ़ाएंगे तो फिर y बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आप जितना आगे जाएंगे y बढ़ता रहेगा। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनस फंक्शन। ठीक, क्योंकि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अगर वो ऑलवेज डिक्रीजिंग भी होगा तो उसको भी हम कहेंगे मोनोटोनस फंक्शन। जैसे ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है,
ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक, तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे उस तरह से ये y घटता रहेगा। तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, यानी जितना x बढ़ेगा उतना y घटेगा। तो ये ऑलवेज, इसे भी हम मोनोटोनस फंक्शन कहेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि ये ऐसे है तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और जो मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल दिया ये कुछ इस तरह का था, इस तरह का ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता हो। ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग ही है। सीधा भी होगा तो वो भी ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा। लेकिन यहाँ हम नॉन लीनियर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो लाइन कभी सीधा नहीं बनेगा। तो इससे पता चलता है कि फंक्शन मोनोटोनस है, ऐसा अगर है। लेकिन वहीं अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो जाता है तो हम उसे मोनोटोनस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट जाने के बाद वो घटने लगेगा। ठीक, या फिर अगर ऐसा होगा तो एक पॉइंट जाने के बाद वो बढ़ने लगेगा। या फिर और भी जो मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे बम वाले, उसमें भी वही केस होगा। तो ये मोनोटोनस फंक्शन नहीं कहलाएगा। और ऐसे फंक्शन जो हैं जैसे ये फिर ये सब मोनोटोनस फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि ये या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो इससे भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं, आ जाए, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखें। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी, और उसे हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन से कैसे पता करें कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। क्योंकि अभी तक ने हमने सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया, हमने कहा कि किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक, ऐसे हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, सॉरी, वो ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कैसे होगा। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि ये ग्राफ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए, आज ही वीडियो आएगी, चिंता नहीं करें, मैं जल्दी से जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूँ। चलिए, धन्यवाद।